आज प्रेमचंद के बारे में कुछ बातें करेंगे। प्रेमचंद ने जो भी लिखा, जितना भी लिखा, अपने जीवन से रिलेटेड लिखा। उनकी जितनी भी रचनाएं थी उसमें उन्होंने जितना भी लिखने का प्रयास किया, जितना भी लिखा, वो सब कुछ अपने जीवन को देखते हुए उन्होंने जो जो यातनाएं सही, समाज पे जो जो उनको दुत्कारा गया, वो सब कुछ उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा। कहा जाता है कि हर मनुष्य के अंदर ऐसी कई सारी बातें हैं जो वो लिखता है, लिखना चाहे तो उसको लिख सकता है, जो समाज के लिए अग्रदर्शक, मार्गदर्शक हो सकती हैं। कई सारे लोग इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को बताना भी नहीं चाहते हैं। जैसे कि हमारा जो सामाजिक आवरण है वो 4 चीज़ों से घिरा है। हम लोगों को जितनी भी बातें होती हैं 4 तरह की होती हैं। पहली कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम अपने आप तक सीमित रखते हैं, किसी को नहीं बताना चाहते हैं। दूसरी बातें जो बेस्ट फ्रेंड तक पहुंचती हैं। तीसरी जो परिवार तक पहुंचती हैं। और बहुत कम बातें जो समाज तक पहुंचती हैं। ऐसे ही अगर हर आदमी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहता तो वो कुछ लिख भी नहीं सकता। लिखने का प्रयास करना है तो उसको पूरी तरह खुलना पड़ेगा। प्रेमचंद ने प्रयास किया, लिखा। शुरुआती दौर में उन्होंने जो रचनाएं लिखी वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही, आदर्शवाद रहा उनकी रचनाओं में। धीरे धीरे आखिरी रचना जब उन्होंने कफन लिखी तो उसमें उनका चरम लेवल था यथार्थवाद का। समाज में जो कुप्रथाएं थी उनको उन्होंने दर्शाया, जाहिर किया। और प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, 300 रचनाएं की। उसमें सर्वश्रेष्ठ कहानी किसे माना जा सकता है, यह भी बहुत बड़ी विडंबना है। तो किसी भी साहित्य को या किसी भी कहानी को, किसी भी इतिहास को, किसी भी उपन्यास को श्रेष्ठ मानने के लिए उसकी कसौटियाँ देखी जाती हैं कि उन्होंने उस कसौटी का पालन किया है उस रचना में या नहीं किया। अगर प्रेमचंद की कसौटियों की बात करें, रचना की बात करें, तो सबसे पहले शिल्प देखा जाता है। अगर किसी के अंदर शिल्प है तो वह किसी भी क्षेत्र में कुछ रचनात्मक कार्य करेगा। प्रेमचंद का जो शिल्प था, शिल्प में संवेदना होती है और शिल्प होता है। हमेशा संवेदना का महत्व अधिक होता है शिल्प से, क्योंकि जो संवेदनाएं समाज में चल रही हैं उन संवेदनाओं के हिसाब से जब शिल्प की रचना करेंगे तो वो ज़्यादा नैसर्गिक होगा, ज़्यादा उपयोगितापूर्ण होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ शिल्प को मढ़ा नहीं गया है, उसमें समाज की संवेदना को भी व्यथित किया गया है, बताया गया है, उसमें कथित किया गया है। तो प्रेमचंद ने शुरुआती लेवल में जो रचनाएं लिखी, प्रेमचंद का जो दौर था उस दौर में उन्होंने गरीबी देखी थी, भूखमरी देखी थी। तो उनका जितनी भी जो भी रचनाएं थी उस समय की, वो सारी रचनाएं उन्होंने जो भी की, दलित वर्ग और गरीब किसान, भूखमरे, और लगभग हर कसौटी में वो खरे उतरे। हर तरह की रचनाएं की, बच्चों की रचनाएं की, बूढ़ों की रचनाएं की, हिंदुओं की रचनाएं की, मुस्लिमों की रचनाएं की, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग। हालांकि उच्च वर्ग की रचनाएं उतनी ज़्यादा नहीं दिखती क्योंकि उन्होंने उच्च वर्ग देखा ही नहीं था। मैंने बताया कि जो भी रचनाएं आदमी करता है, जो भी जितना भी कर पाता है, वो अपने जीवन से रिलेटेड करता है। प्रेमचंद का जितनी भी रचनाएं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा बेमेल विवाह। बेमेल विवाह का तात्पर्य 16 और 60 है, जहाँ स्त्री या बालिका की उम्र 16 वर्ष होती है और पुरुष 40, 45, 60 होता है। तो उनका भी बेमेल विवाह हुआ था, पिता की इच्छा से पहला विवाह हुआ था। बालिका बहुत छोटी थी, वो विवाह उन्हें रास नहीं आया। दूसरा विवाह उन्होंने जो किया वो एक विधवा से किया। तो उनकी रचनाओं में ज़्यादातर जितने भी चरित्र आए हैं स्त्रियों के, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चरित्र विधवा के तौर पे आए हैं। बेमेल विवाह का मैंने बता ही दिया। और विमाता यानी कि दूसरी माँ,
पहली माँ खत्म हो गई बचपन में, पिता ने दूसरी शादी की, बीमाता आई, उसकी जो यातनाएं झेलनी पड़ी उसके बारे में भी उन्होंने अपनी कहानियों में लिखा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन से रिलेटेड हर चीज़ लिखी। और सबसे अच्छी कहानी उनकी मानी जाए, सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाए तो कफन को मान सकते हैं, क्योंकि कफन कहानी में, बाकी कहानियों में उन्होंने इसको दर्शाया है, समाज में जो कुप्रथाएं चल रही थी उसके बारे में बताया है, लेकिन जो दबा तबका दलित वर्ग पिछड़ा समाज था वो उसकी अवहेलना नहीं कर पाया, उसको नकार नहीं पाया। कफन में जब घीसू की मृत्यु हो जाती है, और घीसू एक चमार था, दुखिया चमार था, उसकी मृत्यु हो जाती, उसकी पुत्री का विवाह था, वो पंडित जी के यहाँ जाता है लगन का मुहूर्त निकलवाने। पंडित जी कहते पहले लकड़ा फाड़, उसके बाद मैं पत्रिका निकालता हूँ। लकड़ा फाड़ते फाड़ते वो वहीं उसकी जान चली जाती है। अब पंडित जी कहते हैं इसकी बाकी सब तो ठीक है, मर गया तो मर गया, इसकी लाश कौन उठाएगा। वहीं डोम जा कर के चमरौदे में कह देता है कि कोई अभी तक लाश नहीं उठाएगा, अभी पुलिस आएगी, तहकीकात होगी, तब लाश उठेगी। तो यहाँ जो दलित वर्ग के साथ अन्याय हो रहा था उसमें उन्होंने आवाज़ उठाई है। बाकी कहानियों में उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई।